अब अगर आप लोग देखोगे तुमको लगभग काम भर की चीजें सब लोगों को पता चल गई। हम लोगों को मेरा प्यारा बच्चा ये पता चला कि फिर से मैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ, आप लोगों को ये पता चला कि जो राउल्ट्स लॉ होता है, राउल्ट्स लॉ की एक बेसिक जो डेफिनेशन होती थी वो एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई। क्या बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई कि जो भैया पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड कंपोनेंट का, वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया गया तो एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट को नाम क्या दिया गया, पी नॉट ए इंटू क्या दे दिया गया, काई ए, ये एक नाम दे दिया गया। अब इसके बाद मेरा प्यारा बेटा यहाँ पर आपने देखा कि जब डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर का नियम लगाया गया तो जो पूरा फॉर्मूला बन के आया था वो क्या आया था, पी ए प्लस पीबी के इक्वल निकल के आया था। और उसी से जो फॉर्मूला बन के आया था, देखिए पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें भूलिएगा मत, यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें हेल्प करेंगी जब तुम्हें जरूरत होगा न्यूमेरिकल को करने के लिए। तो ये पी नॉट बी इंटू काई बी के बराबर आया था। ये इतनी चीजें आप लोगों ने अभी तक सीखी। इतनी चीजें सीख लेने के बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक 2 नंबर भर का एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो है प्यारा बेटा कि भैया कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। द फैक्टर विच अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, वो कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें से 2-3 फैक्टर दिख रहे हैं, इसमें तो 2 ही लिखे, मैं 1 2 और लिख दूंगा। जैसे पहला एक फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। भाई नेचर ऑफ लिक्विड तो फर्क पड़ेगा ना, तुम ऐसा समझो कोई एक लिक्विड ऐसा है तो मुझे कैसे समझना, जैसे मैं माने कोई कहूं कि एक लिक्विड ए है, अब इस लिक्विड के जो ए हैं इनके जो मॉलिक्यूल है, मैंने कह दिया वाटर ही है, तो वाटर ही हमने कह दिया। अब ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में जुड़े हैं। क्यों आपस में जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, दे आर अटैच्ड विद ईच अदर विद हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो कौन जल्दी वेपर बनाएंगे, ए वाला जल्दी वेपर बनाएगा कि बी वाला जल्दी वेपर बनाएगा? ऑब्वियस सी चीज है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑब्वियस सी चीज है कि बी वाले मॉलिक्यूल जल्दी वेपर बनाएंगे। क्यों जल्दी वेपर बनाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेचर तो डिसाइड करेगा ना। तो यही लाइन लिखी है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज लिंक्ड विद इट्स नेचर। जो वेपर प्रेशर होता है कहीं ना कहीं उसके नेचर के साथ भी जुड़ा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है, इसके नोट्स आप लोगों को शायद नहीं मिले होंगे, तो मैं नोट्स अभी आज आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा जैसे क्लास ओवर होगी, ठीक। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा फोर्सेस होंगे उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर जो होगा मेरा प्यारा बच्चा वो क्या होगा, कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा, उतना ज्यादा नहीं होगा। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना कम वेपर क्रिएट होंगे, और उतना कम वेपर क्रिएट होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। फिलहाल एक सीधा सा चीज ये पता चला कि भाई मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स या नेचर जो होता है लिक्विड का वो यार थोड़ा बहुत फर्क जरूर डालेगा उसके वेपर बनने के या वेपर के प्रेशर क्रिएट होने में। तो जितना मॉलिक्यूल के बीच में कम फोर्स लगेगा उतनी जल्दी वेपर बनेंगे, जितनी जल्दी वेपर बनेंगे उतना ही ज्यादा मेरा प्यारा बच्चा क्या रहेगा कि वेपर प्रेशर रहेगा। अब दूसरा चीज, हाँ बिल्कुल वो कहीं ना कहीं फॉर्म वोलेटिलिटी ही तो होगी, क्योंकि जितनी जल्दी वो उड़ेंगे मतलब सरफेस को छोड़ेंगे उतना जल्दी वोलेटाइल होंगे, उतना ही वेपर लगाएंगे। वो कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी भी मॉलिक्यूलर फोर्स पे ही डिपेंड करती है। दूसरा हो गया टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि वेपर प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कोई बहुत कठिन या वो कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है मॉलिक्यूल उतनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट होते हैं। अब कोई तुम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस दो, उसको 200 डिग्री सेल्सियस दो, अब जब 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो जल्दी वेपर बनेंगे, और वेपर जो बनेंगे उनके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी ना, they will have high kinetic energy। मतलब जितना ज्यादा तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर्स हैव, तो उनमें वेपर्स जो होंगे उनके पास क्या होगा, वेपर्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी मेरा प्यारा बेटा, ज्यादा होगी। और उनके पास अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उनके पास अगर काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी तो मतलब वो कहीं ना कहीं से एग्जर्ट मोर प्रेशर, और वो क्या करेंगे, मोर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा प्रेशर क्या करेंगे मेरा प्यारा बच्चा, एग्जर्ट करेंगे। और जब वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये बात तो समझ में आ ही गई। अब टेम्परेचर ऑफ लिक्विड के साथ साथ एक और फैक्टर आता है, उसमें लिखा नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ,
वो थर्ड फैक्टर यहाँ पर तुम लिख लो सरफेस एरिया। ये याद होगा तुम लोगों को, क्लास 9th में तुम लोग पढ़ते थे, क्लास 9th में इवेपोरेशन के नाम से पूछा जाता था। तो मैं तुमसे पूछूं कि वेपराइजेशन या इवेपोरेशन सरफेस एरिया के कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं? वेरी गुड, वो कैसे हाँ बिल्कुल सही मेरा बच्चा, वो कैसे होते हैं? सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों भाई सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए होते हैं क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा वेपर बनेंगे। जैसे हमेशा मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं कि माना एक कप में चाय है। अब हमने कहा कि माना एक कप में चाय रखी है और वही मैं कह दूं कि एक प्लेट में चाय रखी है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कप और प्लेट में से किसमें जो चाय होगी वो जल्दी ठंडी हो जाएगी? भैया कप और प्लेट में से चाय किसमें ठंडी हो जाएगी? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही, प्लेट में जो चाय होगी, बिल्कुल सही। तो जो प्लेट है उस प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों प्लेट में चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी? क्योंकि प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है। जब प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा है तो जल्दी वेपर बनेंगे। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया लिक्विड का, जितना ज्यादा लिक्विड का सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वेपर बनेंगे। जितना ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो तुम लोगों ने क्या बता रहे बेटा? ना ना ना, अरे बेटा फिर एक नहीं समझे। अगर वो कंटेनर क्लोज है, ये देखिए मैं यहाँ क्लोज कंटेनर के भाषा में बोला जा रहा है। अगर वेपर ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं? भाई एक कंटेनर में वेपर कम बने, पहले समझो। एक कंटेनर के अंदर अगर वेपर कम बन रहे हैं, ठीक, और दूसरे कंटेनर में वेपर ज्यादा बन रहे हैं, तो कौन से कंटेनर में ज्यादा प्रेशर लगेगा? या जिसमें वेपर ज्यादा बनेंगे तो कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ तुम उसको दूसरी तरीके से रिलेट कर सकते हो कि वेपर प्रेशर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जबकि जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे हम एक क्लोज कंटेनर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। एक क्लोज कंटेनर है, उस क्लोज कंटेनर में तुम्हारा नीचे से हीट कर रहे हो और यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है जो हीट कर रहे हो। तो ज्यादा वेपर बनेंगे और ज्यादा वेपर बनेंगे तो कहीं ना कहीं जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा वेपराइजेशन, मतलब उतना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, उतने ज्यादा कोलिजन रहेंगे। तो कह सकते हो कि हाँ सरफेस एरिया पे डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि कई किताबों में इसको लिया गया है एज अ पॉइंट, कंसीडर किया गया है कई बुक में रेफरेंस में, और कई बुक या रेफरेंस में कंसीडर नहीं किया गया है। तो आप इन तीनों में से देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांस प्यारा बेटा बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि बताओ वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, उसको डिसाइड करने में अपना रोल निभाते हैं, तो तुम कहोगे कि ये तीन फैक्टर, इन तीन फैक्टर में से थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज जो होगा वो आप लोग लिख दोगे, आराम से नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक की बातें लगभग समझ में आ गई होंगी। अब एक ये लाइन तुम देख रहे होगे, कभी कभी ये फेवरेट लाइन हो जाता है, कभी कभी तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आया कम है बोर्ड में, लेकिन ये एक फेवरेट क्वेश्चन है कि किस चीज का? वाइवा का। जब तुम लोग प्रैक्टिकल दे रहे होते हो और सॉल्यूशन चैप्टर बोला जाता है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में ये पूछा जाता है। बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में भी यही है कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्या राउल्ट्स लॉ जो होता है वो हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है? तो आप कहोगे यस, हाँ। आप कहोगे हाँ, राउल्ट्स लॉ जो होता है वो एक स्पेशल केस है किसका? हेनरी लॉ का। क्यों? आप कहोगे इन अ हेनरी लॉ, in a Henry law, partial pressure of any component is directly proportional to mole fraction of that component. Similarly, आप कहोगे कि similarly बिल्कुल वैसे ही राउल्ट्स लॉ में क्या किया गया कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लिक्विड कंपोनेंट होता है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें अंतर क्या है कि जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाने पे क्या आता है? KH। और उसमें क्या होता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो उसमें क्या आता है? P0A। ये केवल एक बेसिक अंतर है। तो आप कहोगे कि हाँ, राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ जो होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस हेनरी लॉ में क्या होता है कि KH आता है। आप कहोगे राउल्ट्स लॉ एक ऐसा हेनरी लॉ का केस है जिसमें KH इक्वल टू क्या हो जाता है? P0A।
जिसमें KH इक्वल टू P नॉट A हो जाता है, और जिसमें जो सॉल्यूट था या जिसमें जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट क्या हो जाता है, लिक्विड कंपोनेंट। वो कंपोनेंट कौन होता है, एक लिक्विड वोलाटाइल कंपोनेंट लिया जाता है, लिक्विड वोलाटाइल कंपोनेंट लिया जाता है। अब इनमें सबसे लैंग्वेज में प्रॉपर क्या लिखे, तो मैं आज नोट्स भेजूंगा, उस नोट्स में कुछ लैंग्वेज लिखी मिलेंगी, नोट्स में प्रॉपरली लाइन लिखी मिलेंगी। हम यहाँ पर समझाने का काम कर रहे हैं, आप इससे अपने छोटे छोटे करके प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। वो कॉपी में एक छोटे छोटे नोट्स बनाओगे तो उससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी मेरा प्यारा बच्चा। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि राउल्स लॉ क्या होता है, तो आप कहोगे कि हाँ राउल्स लॉ जो है क्या स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल राउल्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। क्यों हेनरी लॉ का स्पेशल केस है, क्योंकि हेनरी लॉ में पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। बिल्कुल वैसे ही राउल्स लॉ जो होता है उसमें भी जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हाँ स्पेशल केस होता है राउल्स लॉ का। यहां तक की बातें जब समझ में आ गई तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब आपके सामने देखिए न्यूमेरिकल चालू हो गए हैं। मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को पढ़ाई हैं वो सारी चीजें सिंपल थी, कोई कठिन चीजें नहीं थी। मैंने सिखाया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई भी लिक्विड के वेपर इक्विलिब्रियम पे जितना प्रेशर लगाए वो वेपर प्रेशर। राउल्स लॉ क्या होता है, किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी बात कि जो पार्शियल प्रेशर प्योर कंपोनेंट होता था उसका मतलब क्या, प्योर कंपोनेंट का मतलब होता है कि जब कोई कंपोनेंट कंटेनर में अकेले रखा जाए तब जितना वो प्रेशर एक्सर्ट करता है वो कहलाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। फिर हमने पढ़ाया कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करते हैं या वेपर प्रेशर को समझने में हेल्प करते हैं। अब आता है अगला न्यूमेरिकल। अब देखो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, मैं दो न्यूमेरिकल मैं हिंट देके कराऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका क्या करूंगा कि आपको आंसर भी मैच कराऊंगा। बाकी एक क्वेश्चन आप सब लोगों को करना होगा, ठीक है। चलिए मैं पहला क्वेश्चन करता हूं आप लोगों के लिए। ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन ऐसे लिखा गया है एग्जाम में कि तुमको उसमें आ गया है, सिर्फ तुम टेस्ट पेपर में बैठे हो और टेस्ट पेपर में तुम क्वेश्चन रीड। एक मिनट रुको बेटा, बस एक मिनट रुको। आप सही है बेटा, चल अब देखो। अब ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर लिक्विड में, एक चीज बोलना भूल गया, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि मुझे तुम लोग पहले चाहिए बताओ, ये फिर से मैं एक बार पूछूं कि PA और P नॉट A इन दोनों को क्या पढ़ते थे, फिर से बताओ। PA को क्या पढ़ेंगे कोई लोग बताओ। हाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सत्यम माइक बंद कर दो। हाँ ठीक है सत्यम, आपकी आवाज, अरे भैया सत्यम माइक बंद करो। फिर अब हमने, अब जैसे मैं पूछूंगा सब लोग एक साथ बोलते हो ना तो और डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो मैं जिससे पूछूंगा मुझे बताओ अबिका कि P नॉट A क्या होता था बेटा। हाँ तो P नॉट A होता था पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A और PA क्या होता था पार्शियल प्रेशर ऑफ A। तो अब ध्यान देना तुम सब लोग, क्या ध्यान देना है कि अगर मैंने न्यूमेरिकल में ऐसे लिखता हो वो उसको ये लिखना होता, अगर मैंने उसको पार्शियल P नॉट ऑफ बेंजीन लिखना होता तो न्यूमेरिकल में क्या होता, न्यूमेरिकल में इसको कैसे देना चाहिए था, न्यूमेरिकल में इसको ऐसे बोलना चाहिए था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन बोलता, तब वो थोड़ा समझ में आता कि हाँ P नॉट भी बोला है। और अगर केवल बेंजीन होता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन का मतलब वो ऐसे होता, मतलब केवल बेंजीन की बात करें तो ऐसे लिखता पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन। मतलब एग्जाम की भाषा में कुछ ऐसा होना चाहिए था, बेंजीन का पार्शियल प्रेशर का मतलब P बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का मतलब ये है। लेकिन न्यूमेरिकल में तुम लोगों को जो अजीब देखने को मिलेगा कि वो बोलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन और वो उसको हम P बेंजीन ना मानते हुए क्या माना करेंगे, P नॉट ऑफ बेंजीन माना करेंगे। ये थोड़ा तुम लोगों को एक अजीब लगेगा, तब तुम कभी भी बुक के न्यूमेरिकल देखोगे तो तुमको ऐसा देखने मिलेगा, कहेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड, मतलब उसके नॉट की वैल्यू है। क्यों मेरा बच्चा नॉट की वैल्यू है, क्योंकि या तो वो ये कहे
कि कंटेनर के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर इतना है, तब तो वो सब P होगा। लेकिन P नॉट बेंजीन जो होता है, सुनना, P नॉट जो बेंजीन होता है वो जब बोलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वो P नॉट ही होगा। ये चीज अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बोलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब वो P नॉट ही है। अब जैसे मैं न्यूमेरिकल बताता हूं उससे समझ में आएगा। देखो न्यूमेरिकल तुमने यहाँ पर देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर वर्ड बोल दिया, तो थोड़ा फीलिंग समझ में आ रही है कि भाई ये P नॉट A है और P नॉट B है। तो जो पहले दिया हुआ है पहले इसको लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। पहले ध्यान से लिख लो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, P नॉट A दिया है और P नॉट A की वैल्यू कितनी दी है, 450 mmHg दिया है। सिमिलरली P नॉट B जो दिया है वो P नॉट B कितना दिया है, 700 mmHg दिया गया है रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर का मतलब वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, वो काई निकालना पूछ रहा है, कह रहा काई निकालो या फिर क्या निकालो, यहाँ पर मेरा पैरा बच्चा काई भी निकालो, वो ये निकलवा रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालो। लेकिन वो इतना ही नहीं पूछ रहा है, फिर आगे बोला है कि कंपोजिशन वेपर फेज में भी निकालो। अब इसका क्या मतलब होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपसे पिछली क्लास में डिस्कस किए, तो बाद में जो वेपर फेज होता है इसके बारे में हम दोबारा भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए अब पहला वाला सॉल्व करने के लिए हम आते हैं फार्मूले पे। फार्मूला तो यार हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये वाला पढ़ा है फार्मूला कि अच्छा एक चीज और दिया है, मैं छूट गया एक चीज और दिया है कि इफ टोटल प्रेशर अगर टोटल प्रेशर जो है मतलब पीटी कितना दिया गया, 600 mmHg, वो कितना दिया गया है, 600 mmHg दिया गया है। देखिए ये जो दिए हैं वो PA और PB नहीं है। क्यों PA और PB नहीं है, क्योंकि अगर PA और PB होते तो इनके जोड़ने पे PT आ जाता। क्या इनके जोड़ने पे 600 आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है 600। इसका मतलब ये PA और PB नहीं दे रखे हैं, क्योंकि हमको पता है कि PT बराबर कितना होता है, PA प्लस PB। तो इसका मतलब साफ साफ पता चला कि वो PA और PB नहीं, वो नॉट की वैल्यू दे रखी है। अब चूंकि हमको फॉर्मूला लगाना था तो फॉर्मूला हम फिर से वही लगाएंगे। क्या होता था, P नॉट A इंटू काई A प्लस P नॉट B इंटू काई B। अब इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा फंस गए। क्या फंस गए इस क्वेश्चन में कि हमको मोल फ्रैक्शन तो किसी के भी नहीं पता है और दोनों के मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो दो वेरिएबल तो लेकर चल नहीं सकते हो, एक ही वेरिएबल लेकर चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ वैल्यू रख दिए 600, यहाँ पे तुमने P नॉट A की वैल्यू रखा, P नॉट A कितना दे रखा है, 450। और मैं क्या काई की जगह 1 माइनस काई भी लिख सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कोई खास समस्या आएगी। क्या काई की जगह 1 माइनस काई भी लिख सकता हूँ? ठीक है। और P नॉट B जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 700। हाँ बोलो। ठीक है, चलो चेक करता हूँ फरहान, एक मिनट देखते हैं तुम्हारे पास कैलकुलेटर। ठीक है, मैं देख ले रहा हूँ एक बार। तो अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तब करिएगा, ठीक। तो ये तो वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो कितना निकलेगा? मैं उन बच्चों को लेता हूं जैसे जो बायो आयो और उनको थोड़ा कैलकुलेशन पे प्रॉब्लम है, तो मैं एक क्वेश्चन करके बता दे रहा हूं, हर क्वेश्चन नहीं करके बताऊंगा। ये आ जाएगा 450 काई B प्लस इसमें कितना आ जाएगा, 700 काई B। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर निकल के कितना आ जाएगा, 650 में से 400 जाएगा, 450 तो 150 बचेगा। 150 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 150 काई B। गलत कर दिया हूँ मैं शायद, 400 माइनस 250 आएगा ना, हाँ 700 था, सॉरी 250 आएगा, अब सही। तो यहाँ से काई B बराबर कितना आ जाएगा, 150 बटे 250। जैसे ही सॉल्व किया तो देखो 5 × 15 = 25, बिल्कुल सही फलाने निकाला था। काई B की वैल्यू कितनी निकली, ये 3/5। 3/5 का मतलब 0.6, ये कितना निकला, 0.6 निकला मेरा बच्चा, 0.6 निकला। और काई A कितना निकला, 0.4 निकला। तो सॉल्व कर लिया तुमने आराम से। काई A कैसे निकाला, 1 में से घटा दिया। तो पहला पार्ट कोई बहुत कठिन थोड़ी है, तुम देख रहे हो कि बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है। अब दूसरा पार्ट थोड़ा सा ध्यान दो। दूसरे पार्ट में दिमाग क्या लगाना है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है। इन्होंने जो ये पूछा ना वेपर फेज में, जब मैं हेनरी लॉ पढ़ा रहा था तो क्या याद है आप लोगों को, मैंने कहा था कि जब भी न्यूमेरिकल में वो ये कहे कि मोल फ्रैक्शन इन एयर या मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो हमेशा एक क्लास 11 का फॉर्मूला लगाओगे। और क्लास 11 का वो फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू काई A इनटू टोटल प्रेशर। ये होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर, ये होता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर, वेपर।
या मोल फ्रैक्शन इन एयर। ये याद रखिएगा मेरी बात, ये इस न्यूमेरिकल में, राउल्ट्स लॉ के न्यूमेरिकल में बहुत बार पूछा गया है कि वेपर फेज में निकालो कितना मोल फ्रैक्शन होगा। तो वेपर फेज में YA प्लस YB मतलब फिर से बोलो फरहान। हाँ वही P0A इंटू का, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। हाँ ठीक है, वो उस YA से रिप्रेजेंट करने क्या मतलब है, वो तो वहां पर इस तरीके से हमने बताया था YA इक्वल टू ऐसे करके, लेकिन उसको अभी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, सभी लोग समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो, अभी बता। अब इस क्वेश्चन में माना तुम्हें ये निकालना था, मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में। अब मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है तो कैसे निकालोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A वो भी किसमें, एयर में या वेपर फेज में निकालना है, तो क्या लगा दोगे? PA डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तो हमको पता है, टोटल प्रेशर कितना दे रखा है मेरा प्यारा बच्चा, देखो 600। लेकिन PA कितना है? PA वो P0A की वैल्यू उठा के मत रख देना, नहीं गलत कर दोगे, तुरंत गलत हो जाएगा। PA जो यहाँ पर है वो PA किसके बराबर होता है? ये होता है P0A इंटू काई के बराबर। तो यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लो, PA इक्वल टू सॉल्व कर लो P0A इंटू काई। P0A कितना दे रखा था? 450, और काई तुमने अभी निकाला है कितना? काई निकाला था 2/5, 2/5 का मतलब 0.4। तो जब सॉल्व किया तो ये कितना आया? 15 45 नहीं 5 9 90 आएगा ना, हाँ 90 180, तो दो कितना निकला? 180। तुम जब पूरा सॉल्व करोगे तो 180 डिवाइडेड बाई इतना आ गया, 180 डिवाइडेड बाई ये कट गया तुम्हारा सीधे, तो ये आया 10, ये आया 18, तो ये कितना निकला? देखो 0.3। तो A का एयर में मोल फ्रैक्शन कितना निकला? 0.3। तो जो B का एयर में मोल फ्रैक्शन आएगा वो भी 1 से घटा दो, तो वो कितना आएगा? 0.7। ये देखो दोनों में अंतर है। नॉर्मल जो मोल फ्रैक्शन आया है, नॉर्मल जो मोल फ्रैक्शन आया है वो 0.6 0.4 है, लेकिन जो एयर में आया है मोल फ्रैक्शन वो 0.3 और 0.7 आया है। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं राउल्ट्स लॉ। एक बार ये न्यूमेरिकल सभी लोग बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाओ, अगर तुम ये न्यूमेरिकल कर ले गए तो मान के चलो कि बाकी के न्यूमेरिकल भी तुमसे हो जाएंगे, कोई खास समस्या नहीं आएगी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस न्यूमेरिकल में कोई समस्या किसी को मैं पूछता हूँ, एक तो मैं तो पढ़ाने लगता हूँ तो उसमें एक दो बच्चे धीरे धीरे गायब होना चालू हो जाते हैं। इलाज, दिव्यराज, गर, जानवी, कनिष्क, कोई प्रॉब्लम बेटा समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलो अगला एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल, हाँ चलो अब आ गया है तो अगला एक न्यूमेरिकल करो। अब ये न्यूमेरिकल सभी लोग मैं हिंट दूंगा, सभी लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताओगे। इस क्वेश्चन को भी चलो पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या किया है, देखता हूँ। हाँ, अरे गुस्सा कहा जाता है भाई, कर रहे हैं। डिस्कार्ड करना है कीप। अब देखो अगली बार पीपीटी जब बनाएंगे थोड़ा नीचे लिखेंगे। हमको लगा तुम्हारे में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी कुछ दिख रहा था, मेरे फोन में भी थोड़ा दिख रहा था। देखो अब ठीक है, खुश विजन, ठीक है। अब देखो, हाँ देखो अब यहाँ पर दिया है हेप्टेन एंड ऑक्टेन। हेप्टेन एंड ऑक्टेन, क्या किसी को पता है कि हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? ये जरूरत पड़ेगा ना तुम्हें। तो हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? 7 कार्बन वाला एल्केन, 7 कार्बन वाला एल्केन का मतलब क्या है? C7 डबल से 2 ज्यादा मतलब C7H16। ऑक्टेन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा C8 और डबल से 2 ज्यादा मतलब 8 2 16 2 18, ये आ जाएगा ऑक्टेन। अब तुम्हें इनका मोलर मास निकालना है थोड़ा, चलिए मोलर मास अपन निकाल लेते हैं हम लोग। मोलर मास देखो कैसे निकलेगा। हेप्टेन जो है उसका मोलर मास कितना निकलेगा? 12 × 7 प्लस 16 × 1। मैं एक एक चीज सिखा रहा हूँ इसलिए ध्यान दीजिएगा, हम एक दो क्वेश्चन फिर अपने आप करने पड़ेंगे। तो ये सब निकला 12 7 84 प्लस यहाँ निकला 16, टोटल कितना निकला? 100। तो मोलर मास का 100 निकला। इस पे निकालो तो 12 × 8 12 × 96 और यहाँ पर 18 × 1 तो 96 प्लस 18। इसको सॉल्व करोगे तो आया 4 9 1 10 और 1 11 114। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड कंपोनेंट। हमने बोला था देखो कि कभी कभी वो प्योर नहीं देता है, वो प्योर बोलता नहीं, लेकिन तब भी प्योर मान के चलना पड़ेगा।
क्यों प्योर मान के चलना पड़ेगा? क्योंकि वो इंडिविजुअल लिक्विड की बात कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा इन द कंटेनर। तो इंडिविजुअल लिक्विड की बात कर रहा है, मतलब पी नॉट ऑफ हेप्टेन जो है, जो पी नॉट ऑफ हेप्टेन है वो कितना है मेरा बच्चा? 105.2 किलो पास्कल। और जो पी नॉट है किसका? ऑक्टेन का। ऑक्टेन का जो पी नॉट है वो कितना दिया गया है? 46.8 किलो पास्कल। अभी उसको जरूरी नहीं कि तुम पास्कल में कन्वर्ट करो, जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा, अभी क्या कन्वर्ट कर लोगे। फिर और क्या दिया है? ये सब तो गिवन में है। गिवन के साथ साथ और दिया है कि वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मतलब जो टोटल प्रेशर दिया गया है वो भी दिया है। टोटल प्रेशर नहीं दिया है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम बताओ जरा, क्या बताओ भैया जी? वो कह रहा है कि तुम बताओ व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। कह रहा है कि मिक्सचर का प्रेशर कितना हो जाएगा? ये मिक्सचर है, इसके अंदर ए है, बी है, सी है। कह रहा है इस मिक्सचर का प्रेशर कितना हो जाएगा? प्रेशर ऑफ मिक्सचर, इस मिक्सचर का प्रेशर कितना हो जाएगा? जिसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? सुनना, कह रहा है उस मिक्सचर का प्रेशर कितना हो जाएगा जिसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? वो कह रहा है कि उसके अंदर प्रेजेंट है 26 ग्राम हेप्टेन, 26 ग्राम हेप्टेन प्रेजेंट है। और कह रहा है कि 35 ग्राम जो है वो ऑक्टेन प्रेजेंट है। इसका तुम्हें टोटल प्रेशर निकालना है। तो मतलब तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें टोटल प्रेशर निकालना है, ये पता करना है। ये थोड़ा क्वेश्चन दूसरे तरीके का बदल दिया गया। इसी दो तरीके से न्यूमेरिकल आता है और आता भी नहीं है, तो आप एक बार सीख लोगे सब कर लोगे। क्वेश्चन कैसे करोगे? टोटल प्रेशर इक्वल टू प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ हेप्टेन, ठीक, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या कर दोगे? ऑक्टेन, ठीक है। फिर इसी में फॉर्मूला लगा दोगे, टोटल प्रेशर इक्वल टू पी नॉट ऑफ हेप्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन प्लस पी नॉट ऑफ ऑक्टेन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी तुम्हें सबकी। दो की तो वैल्यू दे ही रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है? 105.2 किलो पास्कल। बस तुम्हें खाली मोल फ्रैक्शन इसका पता हो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 46.8 किलो पास्कल। बस तुम्हें वैल्यू, उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पता है। अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन तुम तभी निकाल पाओगे जब मोल पता होंगे। तो मोल तो निकाल ही सकते हो ना यार। मोल ऑफ हेप्टेन निकालने हैं, तो हेप्टेन के मोल कैसे निकलेंगे? देखो, गिवन मास, गिवन मास उसका कितना दे रखा था? 26 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, और मोलर मास उसका कितना है? 100। सिमिलरली मोल ऑफ अगर माना मुझे निकालना है ऑक्टेन, ऑक्टेन के मोल मुझे निकालने हैं, तो वो कैसे निकलेंगे? उसका गिवन मास कितना दे रखा था? 35 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास कितना दे रखा है? 114। इसको सॉल्व किया हमने। जब हमने सॉल्व किया तो देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ। अब आप लोगों को सब सही नॉर्मल दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ। आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे तो कोई टाइम होने वाला है, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। तो जल्दी ही क्वेश्चन आप लोग कर ले जाना। ये तो चलो बिना कैलकुलेटर के आ जाएगा, 0.26 आ जाएगा। नीचे सॉल्व करता हूँ। 35 डिवाइडेड बाई 114, तो ये आ जाएगा 0.30। ये इतना निकल के आ जाएगा मोल। अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो मोल फ्रैक्शन अगर माना मुझे निकालने हैं किसके? ये जो पहला है, ये पहला किसका है? हेप्टेन का। H लिख दे रहा हूँ। तो H का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? उसके मोल, इसके मोल अपॉन टोटल मोल, और टोटल मोल की वैल्यू कितनी है? प्लस 0.26, ये है 0.56, ये है टोटल। तो मोल फ्रैक्शन जब तुमने निकाला 0.26 डिवाइडेड बाई 0.56, तो ये कितना निकला? 0.46। अगर इसके मोल फ्रैक्शन 0.46 है तो ऑक्टेन के निकालने की जरूरत नहीं है, ये सीधे -1 कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा 0.53 अप्रॉक्स, लगभग। अब 0.535 के आसपास आ गया ये, और लगभग ये वैल्यू इसके पास आ गया। दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो। पहले वाले की वैल्यू देखो कितनी आई? 105.2 इनटू यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हेप्टेन का रख दिया, कितना रख दिया? 0.465। यहाँ पर आपने रखा 46.8, ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन रख दिया, कितना? 0.535। पूरी वैल्यू सॉल्व किया। बड़ा आंसर देखो, क्वेश्चन के जस्ट बगल में लिखा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 105.2 इनटू तुमने क्या? 0.465, ये लगभग आ रहा है 48.9 प्लस दूसरे को मल्टीप्लाई किया तो सॉरी, हाँ
दूसरे को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 46.8 इंटू 0.535, तो ये 2 थोड़ा गलत हो गया, 46.8 इंटू 0.535, तो 25 समथिंग आ रहा है, 25.0, इसमें ऐड कर दो 48.9, तो 73 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर। हमने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लिया है और वो किलो पास्कल में चलेगा, क्योंकि जो तुमने सॉल्व किया है वो सब किलो पास्कल में रख रहे हो। तो देखो 2 सेकंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन तो कठिन नहीं है यार, क्वेश्चन तुमने देखा कि क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं है, क्वेश्चन के तरीके तो समझ में आ रहे होंगे। वैसे ही मैंने राउल्स लॉ के भी न्यूमेरिकल उस दिन सिखाए थे। देखो आपको राउल्स लॉ के भी न्यूमेरिकल आसानी से आपके हो जाएंगे, कोई बहुत कठिन नहीं था जब मैंने उस दिन राउल्स लॉ के न्यूमेरिकल पढ़ा रहा था। तो ये 2 क्वेश्चन तुमने कर लिए हैं। कोई भी राउल्स लॉ का न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूला पर इसी तरीके से आ सकता है, इससे कठिन नहीं बनता है। मतलब जितना भी फॉर्मूला यूज किया, जैसे इसमें देखो तुमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, इसमें मोल फ्रैक्शन निकालना था नॉर्मल कंडीशन में और वेपर में। वेपर के लिए एक अलग से फॉर्मूला यूज करते हो, उसको याद रखिएगा कि वेपर में ये फॉर्मूला यूज करके तब निकाला जाता है। आप स्क्रीनशॉट चाहे खींच लो दोनों क्वेश्चन का, इन्हीं दोनों क्वेश्चन से दोबारा समझिएगा, और फिर उसके बाद मेरा बच्चा जो बगल वाला क्वेश्चन है, इस बगल वाले में ये है। अभी आप लोगों के पास 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से कोई लोग ये क्वेश्चन करके दिखा दो, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखा दो। देखते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं कर, हाँ बस मैं कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट। एक मिनट मैसेज कर दूँ बस। हाँ, क्वेश्चन नीचे करना है आप लोगों को, ये कर दिया मैंने नीचे। जल्दी से आंसर लेके आओ सभी लोग। इसमें जो मैं थोड़ा फिर से जो हिंट जिसको चाहिए मैं बता दूं, बेंजीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H6, और नैप्थलीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है C10H8। मैं बच्चे चेक कर लेता हूँ मिनट से, यही होता है कि नहीं होता है, कहीं ऐसा ना गलत हो। नैप्थलीन फॉर्मूला C10H, सही है। जल्दी से लोग सॉल्व करो, जितना जल्दी आंसर आए भाग जाओ तुरंत, ठीक है। इस क्वेश्चन में आइडियल सॉल्यूशन फॉर एंटायर रेंज ऑफ द कंपोजिशन, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड नैप्थलीन आर दिस, मतलब P नॉट ऑफ बेंजीन दिया हुआ था, बेंजीन की नॉट की वैल्यू दिया है 50.71 mmHg, और P नॉट ऑफ नैप्थलीन दिया है, नैप्थलीन वो दिया गया है 32.06 mmHg, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन तुम्हें निकालना है, लेकिन बेंजीन का मोल फ्रैक्शन किस में निकालना है, वेपर फेज में, एयर में। इसका फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया था कि उसका प्रेशर रखो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाला उसका प्रेशर मतलब P बेंजीन अपॉन टोटल प्रेशर, लेकिन P बेंजीन तो तभी निकाल पाओगे जब तुम्हें, क्योंकि P बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, P नॉट दिया है ना, P बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, P नॉट ऑफ बेंजीन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो अब तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल प्रेशर इसमें दिया होना चाहिए था, नहीं दिया है। 80 ग्राम बेंजीन इज मिक्स विद द 100 ग्राम दिस, तो इसको तो थोड़ा ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, नैप्थलीन छोड़ो ही मत, तो आप सीधे क्या नहीं छोड़ना तो पड़ेगा ही। नंबर ऑफ मोल ऑफ पहले बेंजीन निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन कैसे निकालोगे, उसका गिवन मास, बेंजीन का मोलर मास C6H6 होता है, तो 12 6 72 और 6 78, तो ये आ जाएगा 78 आ जाएगा, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ नैप्थलीन निकाल लोगे, नैप्थलीन का गिवन मास कितना है 100, मोलर मास 120 128 आ जाएगा। फिर मोल फ्रैक्शन निकालो सीधे बेंजीन का, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालोगे 80 डिवाइडेड बाई 78 और डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल का मतलब 80 डिवाइडेड बाई 78 प्लस कितना निकला 100 डिवाइडेड बाई 128। किसी ने इसको सॉल्व किया, कितना आ रहा है? जब कोई सॉल्व कर ले तो बता दीजिएगा हमें। वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से 0.56
अब 0.56 आ जाए तो इस क्वेश्चन में रख दो भाई। पी नॉट बी की वैल्यू दे ही रखी थी, पी नॉट बेंजीन की कितना दिया था 50.71 इंटू 0.56 रख दिया अगर सही किया हो किसी ने, और डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तो अच्छा निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला तो पूरा लगाना पड़ेगा। टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या लगाओगे, पी नॉट ऑफ बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। हाँ मैं तुम्हारी बात एक बार समझा नहीं, मुझे थोड़ा लिख के बताओ, वाई ए माइनस वाई बी का मतलब समझा नहीं, मतलब वो हाँ मैं ऐसे 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 मुझे थोड़ा कम समझ आ रहा है, मुझे एक बार थोड़ा लिख के बताओ, फिर हम क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे जो भी तुमने किया हो। बाकी तो नॉर्मल तरीका ही वही है कि यहाँ पर टोटल प्रेशर जो होगा वो नेफ्थलीन का मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन रखोगे। हाँ बेटा, हाँ भेज दो, तुरंत भेज दो। अब वो ये जो पार्शियल प्रेशर आप ये है टोटल, ये जब वैल्यू रख दोगे सबकी उठा के रखोगे आंसर आ जाएगा। कोई लोग सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। फिर तुमने किया कि नहीं किया पूरा पूरा आंसर कितना आ रहा है? हाँ सॉल्व करो, पहले प्रॉपर सॉल्व करो अपने चार्ट में तरीके से, किसी भी तरीके से इसको आंसर सॉल्व करो, आंसर बताइए सभी लोग। मैं अटेंडेंस ले ले रहा हूँ, जो बच्चे लास्ट में छोड़ के भाग जाते हैं।